वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम इंटरनेशनल जो अफेयर्स चल रहे हैं ख़ुसूसी तौर पे इज़राइल और गज़ा के हवाले से उसके हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कुछ डिफेंस मैटर्स हैं जो पाकिस्तान से रेलिवेंट हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट इंटरनेशनल एंड डिफेंस अफेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद अली साहब, ये आपने भी सुना होगा जो स्टेटमेंट आई है। मैं ख़वातीन और हज़रात की नॉलेज के लिए एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि इज़राइल के वज़ीर ने कहा है कि गज़ा जंग जीतने के लिए इज़राइली फ़ौज के पास कई ऑप्शंस हैं, जिनमें से आखिरी और हतमी इक़दाम एटम बम गिराना है। और वो यहीं पर ही ख़त्म नहीं हुए, उसके बाद उन जो और स्टेप्स उन लोगों ने लिए हैं उसमें जो ज़रूरी अशिया हैं जो गज़ा तक पहुंचनी चाहिए, जो ट्रक्स की सूरत में जा रही है, उस पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अब तक 10,000 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 4,500 से ज़्यादा बच्चों की तादाद है। पूरी दुनिया खामोश बैठी है। बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर तकारीर होती हैं और कई बार इसराइल को कहा भी जाता है कि जी आप गलत कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, बच्चे जिस तरह मारे जा रहे हैं ये कोई जंग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इजराइल के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, जंग बंदी की कोई बात नहीं की जा रही है। आप क्या फरमाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जंग जो है अगर जानवर अंदाज में मुख्तसरन हम इसका तज्जिया करें तो 4 महाजों पर बैक वक्त जारी है जी। एक, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि एक नजरियात और इखलाकियात का महाज है, जिसमें एक तरफ जुल्म बर्बरियत की कोई इंतहा नहीं है और दूसरी तरफ सब्र और इस्तकामत की कोई इंतहा नहीं है। दूसरा महाज जो है वो सिफारती महाज है, जिसमें आपको जो बड़ी मगरबी ताकतें हैं वो पूरी तरह कील कांटे से लेस कर रही हैं इसराइल की अफवाज को भी, और सिफारती सतह पे भी उसके मफादात का आलमी ऐवानों में, अक़वाम मुत्तहिदा में दिफा भी कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है मुस्लिम ममालिक जो है, डेवलपिंग कंट्रीज, किसी हद तक रूस और चीन जो है वो इन मामलात की सियासी और सिफारती एतबार से मुखालफत कर रहा है। तीसरा महाज जो है वो सियासी है, क्विकली मैं बताता चलूं, जिसमें बतदरीज सदर बाइडेन की अमेरिका के अंदर और नेतन्याहू साहब की इसराइल के अंदर जो मुखालफत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एक साइड ले ली है। आप जानती हैं कि अमेरिका के अंदर भी जो है अगरचे उन्होंने बिल पास करवा लिया है यूएस कांग्रेस से मजीद दिफाई इमदाद का इसराइल के लिए, लेकिन बतदरीज ये एहसास वहां के सियासी हलकों में बढ़ रहा है कि इसके जरिए से आइंदा आने वाले इलेक्शंस में जो मुसलमान 70-80 लाख के करीब अमेरिका में रहते हैं, खुसूसन उनको डेमोक्रेट पार्टी का वोट शायद ना मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यही मामला नेतन्याहू साहब को भी दरपेश है कि उनके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर भी था और आप जो है इसको प्लान सही नहीं कर सके और शायद आप जो है अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। मोहम्मद अली साहब, ये सब तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, बिल्कुल ये डिस्कशन हो रही है, मगर हमारे पास उसके बावजूद, अगर ये सदर बाइडेन भी फील कर रहे हैं तो उसके बावजूद हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना, अब तक कोई ऐसी बात नहीं है, ये किसी प्लेटफॉर्म पे रोका नहीं जा रहा है जो बाकायदा तौर पे रोका जाता है। ये तो तमाम चीज़ें फील की जा रही हैं और फील करते करते शायद 2-3 और महीने गुजर जाएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जहां तक स्टेटमेंट की बात है तो स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं। आपने देखा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से भी आई, पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में मुनीर मकरम, वो लीड कर रहे हैं इस डिप्लोमेसी को जो कि फ़लस्तीनियों के लिए, के हुकूक के लिए, जंग बंदी के लिए, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के लिए इस वक्त आलमी ऐवानों में जारी है। अलबत्ता मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूँ, मुत्तफिक हूँ कि जंग को रोकना जो है उसके लिए सिर्फ बयानात का जो है होना काफी नहीं है। ये बात बिल्कुल आपकी हकीकत पसंदाना है। तो इसीलिए जो चौथा पहलू है, जो तस्वीराती पहलू है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जिस तरह हवाला भी दिया कि एक इसराइली वजीर ने ये एक स्टेटमेंट दी है कि आखिरी ऑप्शन जो है एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है, तो इसको भी हम 3 एतबार से देखते हैं। पहली बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट है, अगरचे इसकी बहुत मुखालफत और मजम्मत हो रही है, कई ममालिक ने इसकी बड़ी सख्त मजम्मत की है और इंसानी हकूक के हवाले से ये शो करता है कि कोई इंसानियत का कोई पास नहीं है अनाम सिविलियन के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल का। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये मैसेज कैलकुलेटेड भी हो सकता है
और इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो हिजबुल्ला और ईरान भी हो सकती है। उनको ये सिग्नल करना मकसद हो सकता है कि जनाब हमारे पास एटमी सलाहियत है, अगर आप एक हमास की जंग में मदद करेंगे या जंग के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इस फैक्टर को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। और अच्छा, ये मोहम्मद अली साहब, ये ठीक है कि ये शायद इम्प्रेशन दिया जा रहा हो, बट अभी तक इजराइल ने जो प्रैक्टिकली दिखाया है उससे ये लगता है कि वो किसी भी चीज़ से चूकेगा नहीं। वो इम्प्रेशन देने वाला नहीं लग रहा है अभी, वो तो बस ये लग रहा है कि उसने जो करना है वो कर दिखाना है उसको। वो इजराइल का तो इस वक्त जो गुरूर है या गुस्सा है या स्ट्रैटेजी है वो तो सर चढ़ के बोल रही है। वो तो सब पूरी दुनिया को बता रहा है कि मैं यही करूंगा चाहे आप कुछ भी कहें। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक हकीकत है कि इस वक्त कोई दुनिया की ताकत जो है वो अमेरिका शायद वाहिद मुल्क है जो कि ये असर रसूख रखता है कि जो इसराइल की पॉलिसी और जंग हिकमत अमली पे असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि जो दिफाई और माशी इमदाद इस जंग में इसराइल को अमेरिका से मिल रही है वो किसी और से नहीं उस लेवल पे मिल रही। तो असल जो सियासी एतबार से अमेरिका की सोच में किसी हद तक तब्दीली आ रही है, उसकी वजह अमेरिका का दाखिली सियासी माहौल है कि अगर हम इसराइल के साथ बिल्कुल खुल के खड़े होंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में हमें ज्यूइश लॉबी की सपोर्ट तो मिल जाएगी, लेकिन जो मुसलमानों का वोट है वो शायद हम लूज कर जाएं। तो ये एक तकलीफदेह पहलू है। जूइश लॉबी भी अब क्वेश्चनेबल हो गई है, क्योंकि जिस तरह वो मुजाहरे में अब हिस्सा ले रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी तरफ से भी आगे ज़्यादा पसंदीदगी या वोट इनको ना मिल सके, ये हो सकता है। मैं मोहम्मद अली साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, एज एन एनालिस्ट आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में अनकरीब 15 दिन में, 10 दिन में, महीने बाद क्या ये जंग रुक सकेगी? जंग भी नहीं, ये जुल्म रुक सकेगा? देखिए, इसका ताल्लुक दो सवालों से है। पहला सवाल ये है कि दोनों जो मुताहरिफ कुव्वतें हैं हमास और इसराइल, उनके जंगी मकासद क्या है और क्या वो जंगी मकासद को हासिल कर सकेंगे या उनको हासिल किए बगैर वो जंगबंदी पे आमादा हो जाएंगे। देखें, अगर ये तस्वुर किया जाए कि हमास से मिसकैलकुलेशन और गलती हुई है तो मैं समझता हूँ ये भी एक हकीकत पसंदाना सोच नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बुनियादी तौर पर इस जंग में 3 मकासद ऑलरेडी हासिल कर लिए हैं, बहुत ज्यादा हजारों जानों की कुर्बानी देकर। वो पहला मकसद ये है कि देखिए, मसला फलस्तीन यूक्रेन वॉर के बाद दब गया था, दुनिया की नजरों से ओझल हो गया था। अब इलाकाई सलामती का एक बहुत बड़ा मसला दोबारा बन चुका है। ये पहली कामयाबी। दूसरी कामयाबी मैडम नुसरत ये है कि वो जो अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था वो भी टेम्परेरीली फिल वक्त रुक गया है या मुनक़ता हो गया है। ये दूसरा मामला है, क्योंकि वो ये समझते थे फलस्तीनी के अगर अरब और इसराइल शीरो शिकर हो जाएंगे तो मसले फलस्तीन हमेशा दफन हो जाएगा। तीसरा मामला ये है कि उन्होंने ये कहा है कि वी डाई एवरी डे, ठीक है, तो इट इज बेटर टू डाई ऑन अवर फीट देन ऑन अवर नीज। भाई, हम रोज शहीद होते हैं और दुनिया की कान पे जून भी नहीं देखती, तो हम कम से कम दुनिया को ये बता दें कि दिखाएं इसराइल जो हमारे ऊपर काबिज है, हमें हलाक कर रहा है, हमारी बस्तियां तबाह करके इस पे नई पंचायती बना रहा है, उसको भी इस कब्जे की कीमत अदा करनी पड़ेगी और ये कीमत हमने उससे आज वसूल कर ली है। तो ये चीजें तो वो हासिल कर चुका है, लेकिन इसराइल ने हमेशा ये कोशिश की है मैडम नुसरत कि वो हर जंग को इस्तेमाल करता है अपनी एक्सपेंशनिस्ट, अपनी तौसी पसंदाना पॉलिसी के लिए, मजीद जमीन पर कब्जा करके उस पर मजीद यहूदियों को नाजायज तौर पे आबाद किया जाए और बदकिस्मती से दुनिया के मुझे दूसरे टॉपिक की तरफ भी आना है, सॉरी कते कलामी होती है और आपकी बात मुकम्मल भी हो गई। अल्लाह करे कि ये जो जज्बा है उनका वो इसी तरह कायम दायम रहे। सच्चे पक्के मुसलमानों का जो डेफिनेशन है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों को देखकर मिलती है। एक और चीज़ जो शिद्दत पसंदी के हवाले से है, पाकिस्तान में बैक वक्त 3 जगह पर हुआ, मियांवाली एयरबेस पे हमला हुआ जिसमें 9 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं और 3 तैयारों को भी नुकसान हुआ है, गो कि वो बहुत कारामद तैयारे नहीं थे। बहरहाल इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पसनी और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले डेरा इस्माइल खान में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ। तो ये जो शिद्दत पसंदी है ये दोबारा से
सर उठा रही है। पिछले कुछ दिनों से, महीनों से हम देख रहे हैं कोई ना कोई वाकयात हो रहे हैं, लेकिन ये 3 वाकयात हो जाना ओवर द वीकेंड, ये बड़ा ये किसी किस्म का सिग्नल है। जी बिल्कुल, एक बहुत अहम आपने सवाल किया। देखिए इसके मुख्तसरन 4 पहलुओं की जानिब मैं निशानदही कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी बिल्कुल ये सही है कि चाहे वो डेरा इस्माइल खान का हमला हो, चाहे पसनी का हो, चाहे मियांवाली एयरबेस का हो, आपको इस वक्त इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं समझता हूँ ये है कि देखिए पाकिस्तान एक बहुत एक्सटेंसिव फैटफ के रिव्यू से गुजरा, जिसमें भारत ने अपने हलीफों के जरिए ये कोशिश की कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत साबित करके उसके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएं, लेकिन उसकी ये साजिश नाकाम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने आलमी इदारों को कन्विंस किया कि पाकिस्तान में सरकारी सतह पे कोई टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही और इसके खिलाफ बहुत जामे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अलबत्ता अगले चंद दिनों के बाद भारत एक बहुत एक्सटेंसिव फैटफ के रिव्यू से गुजरेगा, जिसमें उसको बहुत बड़े सवालों के जवाब देने हैं कि वहां पे जो टेरर फाइनेंसिंग है या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से जो फाइनेंसिंग है उसके हवाले से उनको बहुत अहम सवाल उठाए जाएंगे। तो ये नजर आता है कि भारत का ये इंटरेस्ट है कि इस मामले की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराई जाए आलमी बरादरी की। पहला पहलू तो इसका ये है। दूसरा पहलू ये है कि हमने बहुत अरसे की सोच विचार के बाद बिलाखिर एक जामिया इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी मुरतब की, जिसके तहत इलीगल जो पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम हैं उनको वापस अपने मुल्क रवाना किया जा रहा है। और यकीनी तौर पे जो दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ सफारा पाकिस्तान के अंदर हैं, वो ये नहीं चाहती कि ये उनके लिए जो स्पेस है पाकिस्तान में कम हो। तो इस प्रोसेस को भी डिसरप्ट या मुतासिर करने की भी ये एक कोशिश हो सकती है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी क्या किसी ने कबूल की है, या ये सिर्फ हमारे शुभात हैं, या हमारी जो सोच है उस पर मबनी हमारी कुछ बातें हैं कि जी ये मुलव्विस हो सकता है या वो मुलव्विस हो सकता है? देखिए इसमें 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि ये जब 1 नवंबर से जो इलीगल गैर मुल्की हैं उनकी रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ, तो आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इंटेलिजेंस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मौजूद है कि दहशतगर्द जो हैं वो इस प्रोसेस पे असरअंदाज होने की या इसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और आप देखें कि पिछले 3-4 दिन के अंदर तवातुर से जो ये एक लहर आई है, ये उस इंटेलिजेंस असेसमेंट को का सबूत प्रोवाइड करती है, पहली बात। दूसरा सबूत जो इसका ये है वो ये है कि टारगेट्स का चुनाव क्या है। टारगेट्स जो हैं वो सिर्फ BLA स्पेसिफिक या TTP स्पेसिफिक नहीं है। देखिए DI खान में पुलिस के ऊपर हमला होता है, एयरफोर्स के ऊपर हमला होता है मियांवाली में, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला होता है बलूचिस्तान में। इसका मतलब है टारगेट जो है ना वो सिर्फ वो किसी दहशतगर्द तंजीम से लड़ने वाला इदारा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के तमाम जिम्मेदार इदारे हैं। उनके पाकिस्तान की सलाहियत को जाया करना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसको दुनिया के सामने एम्बैरेस करना। और तीसरा पहलू मैडम जो सबसे दिलचस्प है आपके लिए भी, वो ये है कि जब ये दहशतगर्दों ने मियांवाली के एयरबेस पे हमले की कोशिश की, एग्जैक्टली उसी टाइम पे भारतीय जो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया था उसने उसको भरपूर अंदाज में सपोर्ट और इंकरेजमेंट प्रोवाइड की और उसके नुकसानात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया। उसको 71 की जंग से ताबीर किया कि जी 71 में तो पाकिस्तान के 40 जहाज तबाह होते, दहशतगर्दों ने 13 जहाज तबाह कर दिए। तो इसका मकसद पाकिस्तान की आवाम के मोराल को भी डायल करना था, पाकिस्तान की फौज के ऊपर जो उसका एतमाद है उसको भी नुकसान पहुंचाना था। लेकिन अगली बात जो बहुत तकलीफ है मेरे लिए, मुकम्मल आपको करना होगा ब्रीफली क्योंकि वक्त हमारा यहाँ पर मुकम्मल होने जा रहा है। जी, कुछ ऐसे सियासी कारकुन मौजूद हैं पाकिस्तान में या ओवरसीज जो कि इस भारतीय बयानिए को मजीद तकवीत दे रहे थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। और आपको याद होगा कि जिन लोगों ने हमला किया था 9 मई को इसी एयरबेस पे, उसी किस्म का बयानिया आपको गैर मुल्की उस जमात के एक्टिविस्ट की तरफ से इस दिन भी नजर आया। तो ये बात हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की FC, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जब अपनी कुर्बानियां दे रही हैं, शहादतें दे रही हैं,
पाकिस्तान को महफूज करने के लिए, तो हमारे दुश्मनों और दहशतगर्दों को कहीं कोई सियासी जमात तो सपोर्ट नहीं कर रही। ये बहुत अहम बात है जिसको मैं समझता हूँ मीडिया का रोल जिम्मेदारी के साथ, एहतियात के साथ हकायक अवाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ा डीप एनालिसिस आपका हमने ख़वातीन और हज़रात के साथ शेयर किया। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और हेल्थ इश्यूज़ जो हमारे जारी और सारी हैं उस पर बात करेंगे और उस पर डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि जी करना क्या है हमने आगे, आफ्टर द ब्रेक।